नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का यह अंक। किसान भाइयों, मौसम बदलते हैं, बदलते हुए मौसम के साथ साथ जलवायु में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। और भाई, जब जलवायु बदलेगी तो इसका सीधा सा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो क्यों ना कुछ ऐसी जानकारी ले ली जाए जिससे कि हम स्वस्थ रहें। और वो जानकारी क्या हो सकती है? जी हाँ, संपूर्ण पोषण की जानकारी। किस प्रकार से हमें अपने घरों में गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्गों के पोषण का ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है संपूर्ण पोषण आहार? तो चलिए इस विषय पर जानकारी लेते हैं आज के अंक में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे एक विशेष अतिथि, जो कि है श्री राजेंद्र सिंह। ये है निर्देशन अधिकारी, खाद्य एवं पोषण बोर्ड, भारत सरकार, भोपाल से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि खाद्य और पोषण आहार जो आपका बोर्ड है, इसका मूल मंत्र क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई है? देखिए, किसी भी राष्ट्र की नींव उसका अच्छा पोषण होती है। हाँ यदि हमारा पोषण अच्छा होगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और हमारी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारी कार्य क्षमता अच्छी रहेगी, और कार्य क्षमता अच्छी होगी तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा, और यदि उत्पादन अच्छा होता है तो यह सीधा सीधा हमारी आय से जुड़ा हुआ है। इसका तात्पर्य है कि हमारी आय भी अच्छी होगी, और जब हमारी आय अच्छी होती है तो हमारे जीवन का स्तर अपने आप अच्छा होता है और हम निरोगी रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। अगर हम ये जानना चाहें कि जो संपूर्ण पोषण है, या फिर हम कहें कि एक थाली में हमें सब कुछ समावेश होना चाहिए, तो वो कौन कौन से तत्व हैं? देखिए, जब हम एक थाली की बात करते हैं, हमारे पोषण की बात करते हैं, तो हमारे भोजन में शरीर के लिए सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्वों का समावेश होना चाहिए। और इसके अंदर आप पोषक तत्वों को जानते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है यानी कि वसा है, चिकनाई जिसको कहते हैं, इसके साथ में प्रोटीन है, और विटामिन्स हैं, खनिज लवण है, और भोजन में रेशेदायक पदार्थों का भी बड़ा महत्व है। तो रेशेदायक पदार्थ भी होने चाहिए, और इसके साथ साथ जल, स्वच्छ जल की भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्वच्छ जल भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का समावेश जिस भोजन में होता है वह एक संतुलित भोजन होता है। बिल्कुल ठीक। सिंह साहब, ये तो हम सभी को पता है कि पावस ऋतु चल रही है, वर्षा काल चल रहा है। तो इस समय में हमारे किसान भाई, जो हमारा आम जन है, उसको अगर आप ये बताना चाहें कि वो कौन कौन से तत्व हैं जिनको अपने खाने में सम्मिलित करें और किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जी हाँ, वर्षा काल में जहाँ एक तरफ हमें तेज गर्मी से राहत मिलती है, तो इसके साथ साथ हमारे मिट्टी के लिए हमें पानी भी प्राप्त होता है, जल भी प्राप्त होता है, पीने के लिए जल प्राप्त होता है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम अपनी खेती किसानी का इतना ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, और इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि हम अपने पोषण का ध्यान रखें। तो इन दिनों अनाजों के अंदर हम गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, रागी है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार दालों के अंदर साबुत दालें हैं, साबुत अनाज हैं, और उसके साथ साथ चना है, मूंग है, मसूर है, इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिनों सब्जियों की भी काफ़ी बहार रहती है, तो हम सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम यदि देखा जाए तो गाँव के अंदर हमने ये देखा है कि इन दिनों फुटाने का बड़ा प्रचलन रहता है। हाँ जी। तो अनाजों को सेक लिया जाता है या उसको फुटा लिया जाता है, और फुटाने के बाद गुड़ धानी के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से निश्चित रूप से हमारे शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व आसानी से मिल जाएंगे। जी, मेरे मन में जो एक सवाल आ रहा है, जैसे आपने फुटाने की बात करी, तो एक जो हमारे गांव में देखा जाता है, मुझे लगता है कि जब हम छोटे थे तो हम भी हमारी नानी दादी के साथ खाते थे, ये सत्तू, तो क्या उसका भी एक हम उपयोग कर सकते हैं? जी हाँ, सत्तू बहुत उपयोगी है। सत्तू से तात्पर्य यह होता है कि हम मिला जुला भोजन करें। हाँ, और वैसे भी हमारे रोजाना के भोजन में मिले जुले भोजन का बहुत महत्व है। हाँ, आपने देखा होगा कि हम रोटी खाते हैं दाल के साथ में, यानी कि एक अनाज है और एक दाल है। हाँ, इसी प्रकार हम चावल खाते हैं तो दाल के साथ या सब्जी के साथ। इसका तात्पर्य यह हो कि मिला जुला भोजन। और एक बात मैं बताऊँ, हमारे यहाँ जितने भी त्यौहार आते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो या ईद हो, आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी पकवान बनते हैं वो सारे मिले जुले पदार्थों से मिलकर बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिला जुला भोजन हमारे लिए उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। जी, सरल सी भाषा में अगर हम इसे कहें कि किसान भाइयों के घर में जो आसानी से उपलब्ध है, उन सभी का समावेश हम अपनी थाली में करेंगे तो निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेंगे। जी हाँ,
यही मूल मंत्र है कि जो हमारे आसपास पैदा होता है, जो हमारे परिवेश में पैदा होता है, वही हमारे लिए उत्तम है और उसी को हमें भोजन के रूप में स्वच्छ तरीके से ग्रहण करना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति होगी और हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी। जी सिंह साहब, ये जो मौसम चल रहा है इसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। ज़्यादातर कहा जाता है कि अगर बीमार पड़ेगा इंसान तो सिर्फ बारिश में ही होता है, क्योंकि बहुत सारा जो पानी जनित, जिसे कहना चाहिए जल जनित रोग हैं, वो भी होते हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनसे बचाव किस प्रकार से किया जाता है? देखिए, वर्षा काल हमें कई चीज़ों में राहत तो देती है, लेकिन इसके साथ साथ बीमारियां और कीटाणुओं को भी उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। हाँ तो जी। हमें चाहिए कि हम, और ख़ास तौर से जो देखने में आता है कि मलेरिया है, डेंगू है या पीलिया है या मोतीझरा है, फाइलेरिया है, इस प्रकार की बीमारियां इन दिनों में बढ़ जाती है। जी। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने घर आसपास परिवेश में साफ सफाई रखें, पानी को जमा ना होने दें। यदि मच्छर होते हैं तो उसमें कीटनाशकों का छिड़काव करें और इसके साथ साथ रात्रिकालीन में परिवार के सभी सदस्यों के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें। हाँ जी। और इसके साथ साथ हमारे जो रोजाना के जो पोषक तत्व है, हमें ऐसे पदार्थों का समावेश करना चाहिए जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं फल और सब्जियों की बात कर रहा हूँ। इनका यदि हम अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो हम निरोगी बने रहेंगे। जी, क्या हम किसान भाइयों को ये भी बता सकते हैं कि पानी उबाल कर या फिर उसके अंदर फिटकरी या क्लोरीन कुछ डालकर उसका उपयोग करें, क्योंकि ये तो ज़रूरी देखा ही गया है कि पानी से ही सारी बीमारियां होती हैं। जी हाँ, जल जनित रोग वर्षा काल में एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आते हैं और इसमें दस्त है, अतिसार है, डायरिया है। ऐसी बीमारी होने का खतरा छोटे बच्चों को भी रहता है और हम युवा लोगों को भी हो सकता है, बुजुर्गों को भी हो सकता है। तो चाहिए हमें कि हम पानी को उपचारित करें, और पानी को उपचारित करना बहुत ही आसान है। हम पानी को उबाल सकते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी उबल जाता है और उसके कीटाणु जो है नष्ट हो जाते हैं। उसको ठंडा कर हम पीने को उपयोग में ला सकते हैं, और चाहे तो उसको फिटकरी के माध्यम से, बहुत आसानी से फिटकरी हमें उपलब्ध है। फिटकरियों को किसी भी पानी से बड़े बर्तन के अंदर 10 से 20 बार आप उसको फिटकरी को घुमा दीजिए और वो पानी को फिर निथार लीजिए। चाहे तो क्लोरीन की गोलियों का भी उपयोग कर सकते हैं और पानी को स्वच्छ कर सकते हैं। ऐसे पानी को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इन दिनों हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा चौड़े बर्तनों में पानी ना रखें। ऐसे बर्तनों में पानी रखें जिनका मुंह जो है वो छोटा हो, जिससे कि उसमें गंदगी कम से कम जा पाएगी, और नहीं जा पाएगी तो पानी स्वच्छ बना रहेगा और पानी लेने में भी आसानी होगी। जी सिंह साहब, अभी आपने थोड़ी सी देर पहले बोला कि किसान भाइयों को फल सब्जियों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन इस मौसम में सबसे ज़्यादा सड़न गलन भी फल सब्जियों में ही होता है। तो वो अगर नहीं मिल पा रहे हमारे किसान भाइयों को, तो उसकी एवज में किसान भाइयों को क्या चीज़ उपयोग में लाना चाहिए जिससे कि संपूर्ण आहार मिले? वर्षा काल में हम हमारे यहाँ दालों का उपयोग कर सकते हैं, साबुत दानों का उपयोग कर सकते हैं। साबुत दालों और अनाजों को अंकुरित कर हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। जी। अनाजों को अंकुरित करना बहुत ही आसान होता है। इसे रात भर हम पानी में भिगो दें और भिगोने के बाद एक स्वच्छ कपड़े में बांध लें और 24 से 48 घंटे के दौरान इसमें अंकुरन आ जाते हैं। इस प्रकार के अंकुरित दालें और अनाज हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं, और कभी कभी हम इनको सलाद के रूप में कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो इसे भाप में पकाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमारे लिए बीमारियों से तो बचाने का काम करते ही हैं, इसके साथ साथ हमारे शरीर को अच्छी किस्म का प्रोटीन भी उपलब्ध कराते हैं और बहुत सारे ऐसे विटामिन और खनिज लवण उपलब्ध कराते हैं जो कि बाकी खाद्य पदार्थों में कम मात्रा में मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम सब्जियों की कमी की पूर्ति कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो किसान भाई ये ज़रूर नोट भी करेंगे और जानेंगे भी कि अगर हमें फल सब्जियां नहीं मिल पा रही हैं तो हम अंकुरित अनाज का उपयोग कर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा,
उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सिंह साहब, जो महिलाएं हैं, ये देखने में आता है कि महिलाओं का वैसे भी जो शारीरिक पोषण है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार से पोषण लेना चाहिए कि जिससे कि आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे? देखिए, गर्भवती और धात्री माता की जब हम बात करते हैं तो सामान्य तौर पर जो महिलाएं जो भोजन करती हैं गर्भावस्था के दौरान, उन्हें अपने भोजन को की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। और विशेषकर इसके अंदर, क्योंकि गर्भ में पलते हुए बच्चे के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता है, कैल्शियम की आवश्यकता है, खनिज लवणों की आवश्यकता है, सभी प्रकार के पोषक तत्वों की बढ़ी हुई मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि हम गर्भवती माता को प्रेरित करें कि वह सामान्य भोजन की अपेक्षा कुछ अधिक मात्रा में भोजन ले, ताकि गर्भ में पलने वाले शिशु को पर्याप्त मात्रा में पोषण प्राप्त हो सके। और इसी प्रकार जो माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उनके लिए भी आवश्यक हो जाता है कि शरीर में दूध की मात्रा का पर्याप्त उत्पादन हो, ताकि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल सके और उसके शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो इसके लिए भी आवश्यक है कि हम धात्री माता को भी बढ़े हुए भोजन की सिफारिश करते हैं, और ख़ास तौर से दूध से बने पदार्थ उन्हें अपने भोजन में शामिल करने चाहिए। प्रोटीन का ख्याल रखना चाहिए, विटामिनों की बढ़ी हुई मात्रा लेना चाहिए, और फल और सब्जियों का उपयोग अधिक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये तो हमने बात की गर्भवती महिलाओं की, लेकिन जो हमारे घर के बाल गोपाल हैं, वही तो हमारा भविष्य आने वाला, तो उनके भोजन में किन किन बातों को ध्यान में रखकर देना चाहिए जिनसे उनकी बढ़वार अच्छे से हो? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। छोटे बच्चों से लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म के साथ बच्चे का भोजन एकमात्र भोजन होता है जो उसका सर्वोत्तम आहार है, वह है माँ का दूध। तो जन्म के साथ ही, जन्म के आधे घंटे के भीतर ही और उसके बाद 6 माह तक बच्चों को, शिशु को केवल और केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त उसे अन्य कोई भी खाद्य सामग्री देने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है तो हमें चाहिए कि बच्चों को अब धीरे धीरे ऊपरी आहार देना शुरू करें। तो ऊपरी आहार में क्या चीज़ें दी जा सकती है? ऊपरी आहार में हमें वही चीज़ें देनी चाहिए जो हमारे घर में उपलब्ध है। उदाहरण के लिए दलिया है, खीर है, सूजी का हलवा है। इनको हम पर्याप्त मात्रा में पतला कर, दूध के साथ में मिलाकर या या अन्य खाद्य पदार्थों का समावेश कर उसे सेमी सॉलिड यानी अर्ध ठोस तरीके से तैयार कर बच्चे को शुरुआत करनी चाहिए। और ऐसा 1 वर्ष तक हम बच्चे को दे सकते हैं। और 1 वर्ष तक, जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो उसके बाद यदि बच्चे के सामने हम थाली लगा के भोजन रखते हैं, उसको अलग से हम भोजन देते हैं, तो वह भोजन पर्याप्त तरीके से कर पाता है, अच्छे तरीके से अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। और इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और आगे भी जब बच्चे शाला पूर्व बच्चे होते हैं या शाला जाने वाले बच्चे, तो हमें उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। और टिफ़िन में या स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो उनको भी पर्याप्त मात्रा में ऐसा आहार देना चाहिए, क्योंकि
पढ़ाई के दौरान भी उन्हें शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। अतः उनका जो टिफ़िन है या लंच बॉक्स है उसमें भी पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक पदार्थ रखने चाहिए। जी सिंह साहब, जो बारिश का मौसम है इसमें कीट इल्लियाँ बहुत लगती हैं और पत्तेदार सब्जियों में तो बहुत ही ज़्यादा। तो इनका जो हम कंज्यूमशन है, जिसे कहना चाहिए कि हम इन्हें उपयोग में किस प्रकार से कर सकते हैं और कैसे ये स्वस्थ रहे हमारे लिए कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। देखिए, हरी पत्तेदार भाजियाँ जो हैं हमें ताज़ी इस्तेमाल करनी चाहिए। और मैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों को और हमारे ग्रामीण बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कार्य के क्षेत्र के आसपास घर आंगन शाला या हमारे आंगनवाड़ियों के आसपास जो भी खाली ज़मीन रहती है, हम उसके अंदर कुछ पौधे लगा सकते हैं, कुछ फलदार पौधे लगा सकते हैं, पत्तेदार भाजियाँ लगा सकते हैं, कुछ जैसे गिलकी है, तुरई है, लौकी है, सेम है, इनकी हम बेल भी लगा सकते हैं और तुरंत हमें ताज़ी सब्जियां मिल सकती है। और जो सब्जियां हम यदि बाज़ार से लाते हैं, बाहर से लाते हैं, तो हमें चाहिए कि उन्हें अच्छे से हम धोएं, नमक मिले पानी से भी धो सकते हैं। धोने के बाद उनको पोंछना चाहिए और पोंछने के बाद अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आमतौर पर देखने में आता है कि हम पोंछने के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं वो सबसे गंदा कपड़ा होता है। हाँ जी। तो मेरा कहना यह है कि स्वच्छ कपड़े से उसे पोंछिए ताकि जिन चीज़ों को हम साफ कर रहे हैं वह पुनः दूषित ना हो और इसके बाद हम उसे अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय पूरी दुनिया लड़ रही है एक बहुत ही बड़ी महामारी से। तो क्या इस कोविड के काल में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारी सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे, स्वच्छता भी बनी रहे, साथ ही साथ में पोषण भी हमें संपूर्ण मिले, और किन किन चीज़ों को पोषण आहार में सम्मिलित करना चाहिए जिससे कि हमारे जो किसान भाई हैं वो इस बीमारी से दूर रहें? बिल्कुल, यह समय विकट समय है और हमारा संपूर्ण देश कोविड से लड़ रहा है और निश्चित रूप से हम इसमें विजय भी प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें अपने तौर से व्यक्तिगत तौर से पहल करनी पड़ेगी। और जो मूल मंत्र हमको सरकार के द्वारा दिया गया है वह SMS, यानी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, बिना मतलब के हम घर से बाहर नहीं निकले और ना ही यूं ही इधर उधर घूमें, तो हम घर में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, यह बात हमको समझनी चाहिए। और दूसरा जो M है वो इस बात का द्योतक है कि हम मास्क पहने, मास्क पहने ताकि हम संपर्क में आए नहीं और कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश न करें। और जो तीसरा जो S है वह इस हमें बताता है कि सैनिटाइजेशन, यानी कि हमें अपने हाथों को, अपने चेहरे को सैनिटाइज करना चाहिए और बार बार हाथ साबुन के द्वारा धोने चाहिए। और इसके साथ साथ हमें अपने जब भी हम बाहर से घर आते हैं तो अपनी स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। अब जहाँ तक भोजन में परिवर्तन करने की बात है तो हमें ऐसे पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हल्दी है, दालचीनी है और उसके साथ में लौंग है, अदरक है, इस प्रकार की चीज़ें हम अपने भोजन में बढ़ाएं। हम पानी और हल्दी को मिलाकर गरारा कर सकते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी सब्जियां भी हैं हमारे पास जो आम तौर पर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जानी जाती है। जैसे कि आपने मकोई की भाजी आप जानते हैं, इसका भी इस्तेमाल करते हैं और पोई की भाजी है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिलेंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और जब हमारी बढ़ी हुई रोग प्रतिरोधक क्षमता से हम कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं। जी सिंह साहब, ये जब कोरोना काल चल रहा है इसमें हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो बच्चों और बुज़ुर्गों के हैं। तो क्या कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनसे हम अपने बच्चों और बुज़ुर्गों के खान पान में शामिल करें जिससे उनका बचाव हो सके? जी हाँ, देखिए, बच्चों को और बुज़ुर्गों को वो हमारे घर से यदि बाहर नहीं जाते हैं तो बीमारियां फैलने का अंदेशा हमारे द्वारा ही होता है, क्योंकि हम युवा पीढ़ी काम के लिए बाजार जाते हैं या किसी अन्य कामों के लिए जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा खतरा बना रहता है। और जब हम घर में आते हैं प्रॉपर तरीके से यदि हम अपनी सफाई नहीं करते, स्वच्छता नहीं रखते तो हमसे ये बीमारियां हमारे बच्चों को लग सकती है और इसके साथ साथ बुज़ुर्गों को भी लग सकती है। बुज़ुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसी प्रकार बच्चों की भी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम होती है। तो ऐसे में उनको बीमारी से ग्रसित होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आवश्यक हो जाता है कि हम बच्चों को
सबसे पहले तो बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पोषण दें। जी। उन्हें दूध से बने पदार्थ हैं, इसके साथ में अनाज, दालों, उनका समायोजन और हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों का समावेश करें उनके भोजन में। अंडा, मांस, मछली इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बुजुर्गों को उनकी क्षमता के अनुसार ठोस या अर्ध ठोस पदार्थ उनके भोजन में उपलब्ध कराएं। और इस बात का ख्याल रखें कि हमारे उनके कपड़े, वस्त्र और उनके जो आसपास की जगह है वह स्वच्छ हो, नमी रहित हो, ताकि बीमारियों के फैलने की संभावना कम से कम हो। जी, सिंह साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और किसान भाइयों के आज के परिवेश में इतनी जानकारी दी जो कि निश्चित तौर पर अगर वो अपनाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका। किसान भाइयों, आज आपने जाना कि किस प्रकार से पोषण संपूर्ण लें तो स्वस्थ जरूर बने रहेंगे। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।